हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वर्ड रचना। क्या वर्ड रचना? जी हाँ, वर्ड रचना। आप समझ गए होंगे कि ये विषय जो है हिंदी का है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने कुछ मध्यकालीन भारत की वीडियो बना दिए, कुछ आपने पॉलिटी की वीडियो बना दिए, कुछ आपने एमपी जीके की वीडियो बना दिए और आप सीधे सीधे हिंदी पे आ गए। तो सिर्फ ऐसा करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल इवन दैट मेल भी आ रहे थे कि सर आप हिंदी की वीडियो को कंटिन्यू करें, हिंदी की वीडियो की शुरुआत करें। तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदी की क्लासेस की भी शुरुआत की जाती है। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने आने वाले 20 से 25 वीडियो देख लिए ना हिंदी के, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आप झंडे गाड़ के आने वाले हो, तो इन वीडियो को सीरियस वे में देखे हुए शेयर करोगे और सब्सक्राइब करवाओगे। क्यों शेयर करोगे, सब्सक्राइब करवाओगे? इसके पीछे भी एक मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर मैं शेयर करने बैठ जाऊंगा, मैं सब्सक्राइब करवाने बैठ जाऊंगा, तो आपको जो वीडियो का इंतजार करना पड़ता है 10 से 15 दिन का, हो सकता है वो 15 से 30 दिन का हो जाए। तो आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करवाओगे और मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज मेरी ये है कि मेरे लास्ट वीडियो में किसी सज्जन ने कमेंट किया था कि सर आपकी स्पीड बढ़ी ज्यादा है ना। तो पहली बात तो मैं उन सज्जन से बोलना चाहूंगा कि ऐसे अभद्र कमेंट करने से पहले 10 बार सोचें। क्यों? क्योंकि YouTube ने इतना अच्छा ऑप्शन दे रखा आपको कि अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी टीचर की, है ना, किसी भी ट्यूटर की आपकी स्पीड ज्यादा लग रही है तो उसको कम कर लीजिए, और अगर मेरी स्पीड क्या है आपको कम लग रही है तो उसको बढ़ा लीजिए। इतना अच्छा ऑप्शन दे रखा है, उसके बावजूद भी लोग अभद्र कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें और ऐसे कमेंट करने से बचें, है ना। आपका काम पढ़ाई करना, मेरा काम पढ़ाना है, बात खत्म। तो चलिए वर्ण रचना की शुरुआत करते हैं। अगर वर्ण रचना की शुरुआत की जाए तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण, है ना। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है मुंह से निकली हुई सार्थक ध्वनि। क्या? मुंह से निकली हुई सार्थक ध्वनि जिसका कोई अर्थ हो। मुंह से निकली हुई सार्थक ध्वनि जिसका कोई अर्थ हो, है ना, वो कहलाता है क्या? आपका वर्ण। और लघुत्तम वाग ध्वनि, लघुत्तम वाग ध्वनि, वाग मतलब जिसको आप सुन सकते हो, लघुत्तम सबसे छोटी ध्वनि जिसको आप सुन सकते हो उसको बोलते हो वर्ण। आपके पेपर में ये नहीं आएगा कि वर्ण किसे कहते हैं, है ना, वर्ण की डेफिनेशन लिखो। आपके पेपर में ये आएगा कि वर्ण होते कितने हैं। तो अगर वर्ण की संख्या की बात की जाए तो इनकी जो मूल संख्या होती है, मूल संख्या, जो मूल संख्या होती है वो होती है 44। कितनी? 44। और अगर कुल संख्या की बात की जाए, कुल संख्या, तो कुल संख्या होती है इनकी 52। आपके पेपर में ऐसे पूछेगा कि वर्णों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आप टिक करोगे 52। और अगर वर्णों की कुल संख्या की बात की जाए, मूल संख्या की बात की जाए, तो होती 44। अब इसको याद भी करोगे आप, तो याद करना तो सेकेंडरी चीज है, पहली बात है समझना। अगर आपके समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। तो अगर इनको याद करना है तो कुल संख्या होती है इनकी 52। आपने ABCD पढ़ा होगा, अल्फाबेट्स पढ़े होंगे, ABCD, तो उनकी संख्या होती है 26। जनरल सब लोग को पता होता है, वो इंग्लिश की बात है। और अगर हिंदी में आना चाहोगे आप तो 26 गुणे 2, 26 इंटू 2 कितना हो गया? 52। तो इनकी कुल संख्या कितनी होगी? 52। आशा करता हूँ ये ट्रिक से आपको याद हो गया होगा कि जो वर्णों की संख्या होती है कितनी होती है? 52, ठीक है। अब वर्ण के भेद कितने होते हैं ये बात समझना जरूरी है ना। तो वर्ण के 3 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त? 3 भेद होते हैं। पहला होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। दूसरा होता है वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा होता है तारत्व के आधार पर, तारत्व। तो वर्ण रचना के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उच्चारण के आधार पर, दूसरा होता है वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा होता है तारत्व के आधार पर। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। अगर उच्चारण के आधार पर बात की जाए तो उच्चारण के आधार पर इनके 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो स्वर वर्ण को समझना जरूरी है। तो स्वर वर्ण में स्वर क्या होते हैं? स्वर को ऐसे आप समझ सकते हो
कि जो स्वतंत्र अस्तित्व में तो होते हैं, है ना, जिनको बोलने के लिए ना तो व्यंजन की मदद ली जाए ना तो स्वर की मदद ली जाए, ये अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो, है ना, तो कहलाते हैं आपके स्वर, है ना। आपके पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, आपके पेपर में ये पूछा जाएगा कि जो स्वर वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्ण की जो संख्या होती है वो होती है 11। कितनी होती है मेरे दोस्त? 11। आपके पेपर में यही पूछा जाएगा कि जो स्वर वर्ण है उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 11। अब ये 11 कौन कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है। तो ये 11 है आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। ये टोटल हो गए आपके क्या? 11। ठीक है। अब स्वर वर्ण के भी कुछ भेद होते हैं, उनको भी जानना जरूरी है। तो स्वर वर्ण के मेरे दोस्त 4 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, चौथा होता है संयुक्त स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। पहला होता है संयुक्त ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर और चौथा मेरे दोस्त प्लुत स्वर। एक एक करके इनको समझते हैं डिटेल में। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में अत्यंत कम समय लगे, बहुत कम समय लगे, ऐसे स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है टोटल 4। ये होते हैं आ, ई, उ और री। तो जिनको बोलने में कम समय लगेगा वो क्या कहलाएंगे? ह्रस्व स्वर। ठीक है। दूसरा है दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे वो कहलाएंगे क्या? आपके दीर्घ स्वर। इनकी संख्या होती है 3। ये 3 कौन कौन से हैं? आ, ई, उ। ठीक। तीसरा है संयुक्त स्वर। अगर संयुक्त नाम आपको दिख रहा है तो सिंपल सी बात है ये कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। पहली बात तो इनको जानना जरूरी है कि इनकी संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं और कौन कौन से संयुक्त से ये मिलके बने हैं। तो इनकी संख्या जो है वो है 4, ए, ऐ, ओ और औ। अब ये बने कैसे हैं, है ना? तो जो ए बनता है आ और आ सब में कॉमन रहेगा, आ और आ सब में कॉमन रहेगा। ठीक है। ये बनता है ई और ई के संयोग से, ई और ई के मिलान से। ये जो बनता है वो बनता है आ और आ तो सब में कॉमन ही रहेगा, ए और ए के मिलान से, ए के मिलान से। और जो ओ होता है वो होता है उ और ओ के मिलान से, उ। और जो औ होता है वो होता है आ और आ तो सब में कॉमन ही रहेगा, ओ और ओ के मिलान से। ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके 4 संयुक्त स्वर। अगर आप इनको काउंट करोगे, 4 ये हो गए आपके ह्रस्व स्वर, 3 आपके दीर्घ स्वर और 4 आपके संयुक्त स्वर। तो 4, 3, 4 ये हो गए टोटल आपके 11 क्या है? स्वर वर्ण। तो चौथा क्या है? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर देखिए क्या है, भारत में विद्वानों की कमी नहीं है ना। तो भारत में बहुत सारे विद्वान ये बोलते हैं कि जो प्लुत है वो स्वर वर्ण की संख्या दी गई, मगर ऐसा नहीं है ना। ऑथेंटिक बुक में ये नहीं लिखा है कि जो प्लुत स्वर है वो क्या है आपका स्वर वर्ण का भेद है ना। मगर ऐसा विद्वानों ने कहा है तो हम भी मान लेते हैं। तो प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर होता है जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे, वो क्या कहलाएंगे आपके प्लुत स्वर। जैसे ओ, है ना, तो वो कहलाएगा आपका प्लुत स्वर। ठीक है। अब आपको सच बता रहा हूं, आपको ऐसा डाटा कहीं नहीं मिलेगा पूरे बुक्स में। एजुकेशन 95 का स्पेशल फैक्ट है कि जो आ है, आ छोटा है, वो उसको शहीद वर्ण भी कहा जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, PSI वगैरह में तो बहुत बार पूछा गया है कि आ को किस वर्ण की संख्या दी गई है ना। तो शहीद वर्ण की संख्या दी गई, शहीद वर्ण। शहीद वर्ण क्यों? क्योंकि ये हर जगह यूज होता है। जैसे आप का को उठा के देख लो, है ना, खा को उठा के देख लो, खा, आ, गा, आ, है ना, किसी भी वर्ण को उठा के देख लो, किसी भी व्यंजन को उठा के देख लो, सब में कहीं ना कहीं आ का कॉम्बिनेशन मिलेगा ही आपको। तो इसलिए आ को क्या है? आ को हमेशा शहीद वर्ण की संख्या दी जाती है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, सर मैंने आ, आ, ये तो अंग आहा तक पढ़ा है, आपने औ में ही खत्म कर दिया। तो जो अंग और आहा है, अंग और आहा, ये क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। क्या है मेरे दोस्त? अनुस्वार और विसर्ग। क्या?
अनुस्वार और विसर्ग, जी हाँ, अनुस्वार और विसर्ग ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, तो क्या है, ट्रांसजेंडर? अरे नहीं मेरे दोस्त, हाँ समझ सकते हो आप, ट्रांसजेंडर है ना। तो अंग को बोल सकते हैं अनुस्वार और आहार को बोल सकते हैं विसर्ग, है ना। तो इनको संज्ञा दी गई है नपुंसक वर्ण की, क्या है, नपुंसक वर्ण की, ठीक है। ये तो हो गई उच्चारण के आधार पर स्वर्ण वर्ण की बात। अब अगर व्यंजन की बात की जाए, व्यंजन वर्ण की, है ना, व्यंजन की, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं, व्यंजन वर्ण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के लिए कहीं ना कहीं स्वर की मदद ली जाती है ना, स्वर की मदद ली जाती है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके व्यंजन वर्ण कहलाएंगे, ठीक है। ये स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं होते, है ना। आपके पेपर में ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा बताइए। व्यंजन वर्ण होते हैं टोटल 33, ये होते हैं मूल, क्या होते हैं मेरे दोस्त, मूल, और कुल इनकी संख्या होती है 39। जो मूल होते हैं इनको आप समझ सकते हो का से हा तक, का से हा तक जो है वो मूल है ना, और 39 इनकी कुल संख्या है। अब अगर व्यंजन वर्ण की बात की जाए तो व्यंजन वर्ण के भी 4 भेद होते हैं। पहला होता है इसका स्पर्शी व्यंजन, क्या होता है मेरे दोस्त, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन की बात की जाए तो का से लगा के मां तक, का, खा, गा, घा, देखिए अगर स्पर्शी व्यंजन की बात की जाए तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं टोटल कितने, 25, ठीक है। और स्पर्शी व्यंजन को एक और संज्ञा दी गई है उदित व्यंजन। अब आप अपने साथी जो तैयारी कर रहे होंगे उनसे आप पूछ लेना कि भैया उदित व्यंजन कितने होते हैं। सच बता रहा हूं, नहीं बता पाएगा वो व्यक्ति, है ना। तो उदित व्यंजन में इनको कहा जाता है। तो उदित व्यंजन होते हैं टोटल कितने, 25, मगर जो इनकी मूल संख्या होती है वो होती है 16। मूल संख्या जो होती है कि 16। अब आप सोच रहे होगे 25 बता के 16 कैसे कर दिए, तो जो ये लास्ट वाले वर्ड है, लास्ट वाले, इनको हटा दिया जाता है मूल संख्या से, है ना। तो ये 16 बच जाते हैं, ये 16 बच जाते हैं। अब इनको समझना जरूरी है। का, खा, गा, घा, अंगा, ये क्या है ना। तो का, खा, गा, घा, अंगा, इनको बोला जाता है कंठ वर्ड। कंठ वर्ड क्यों, क्योंकि इनको बोलने के लिए कंठ का प्रयोग करना पड़ेगा। का, खा, अरे बोलो ना मेरे दोस्त, अगर मैं कैमरे के सामने बोल पा रहा हूं तो आप नहीं बोल पा रहे हो। का, खा, गा, घा, अंगा, है ना। तो इनको बोलते हैं क्या, कंठ, क्या बोलते हैं, कंठ। दूसरे होते हैं चा, छा, जा, झा, अंजा, है ना। इनको बोला जाता है तालु वर्ड। तालु क्यों, क्योंकि इनको बोलने के लिए कहीं ना कहीं जीभ का सहारा लिया जाता है ना। इनको बोला जाता है क्या, तालु वर्ड, तालु, ठीक है, तालु। और जो टाठा, डाढ़ा, अड़ा, इनको बोलते हैं दंत, दंत वर्ड। और जो ताथा दाधना है इनको बोलते हैं ओष्ठ, ओष्ठ वर्ड, ओष्ठ। और पापा बाबा बोलते हैं मूर्धा। देखिए काखा काखा अंगा में क्या है, कंठ का प्रयोग कर रहे हैं। चाचा जाझा में क्या, तालु अर्थात जीभ का प्रयोग कर रहे हैं। और टाठा डाढ़ा अड़ा, इनमें दांत का प्रयोग कर रहे हैं, टा, ठा, डा, ढा, है ना। और ताथा दाधना में अपन ओंठ का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अब बिना ओंठ को चिपकाए ताथा दाधना बोलिए, अच्छा ता, नहीं बोल पाओगे आप, है ना। इसलिए ताथा दाधना को क्या बोलते हैं, ओष्ठ। और पाफा पाफा माँ को बोलते हैं मूर्धा, है ना। तो इनको आपको याद रखना है और प्रैक्टिस भी करनी है ना। प्रैक्टिस करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया स्पर्शी व्यंजन, है ना। दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण में अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं मेरे दोस्त, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनको जब आप बोलोगे, है ना, जब आप बोलोगे तो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन बाहर जा रही है, मगर ऐसा होता नहीं है। क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर की हो जाती होती है ना। इनकी कुल संख्या होती है 4। इनकी कुल संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त, 4, है ना। जैसे इनके जो वर्ड है या, रा, ला, वा, या, रा, आपको लगेगा कि सांस क्या है, बाहर जा रही है, मगर सांस अंदर जाती है। या, रा, ला, वा।
और बायोलॉजी का एक रूल भी है कि अगर आपने सांस ली है तो बाहर तो निकालोगे, है ना। तो ये 4 वर्ड है, या, रा, ला और वा। ये हो गया आपके क्या, कंठस्थ व्यंजन। दूसरा होता है, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ये क्या है, जो हिंदी बना है, ऊष्म व्यंजन, है ना। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं इनको बोलोगे आप तो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, बाहर की ओर निकलेगी, है ना। जैसे शा, शा, है ना, शा, 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 हा, है ना। ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब जो इसका चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार वो है संयुक्त व्यंजन। क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो कि मिलान से बने होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और ढ। ये क्या है आपके संयुक्त व्यंजन। और तो ये हुई आपकी बात क्या, व्यंजन वर्ण के बारे में। अब ये वीडियो बहुत सारा लंबा हो रहा है तो मैं अगले वीडियो में क्या है, संवेग के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर इनके वीडियोस बना दूंगा। और सच बता रहा हूँ, आपने अगर ये वीडियो देख लिया और ये डाटा याद कर लिया तो जितने भी एग्जाम है ना उसके आप झंडे गाड़ के आने वाले हो। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।